हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मेंस की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 2 है, तो जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छी वीडियो पाने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 और इसमें पढ़ रहे थे हम एंशिएंट हिस्ट्री। 3 मार्कर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था क्या है? तो वैदिक कालीन सामाजिक नियोजन की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मनुष्यों के जीवन काल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था और यह समय के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन पर जोर देता था। 4 प्रकार के आश्रम इसी प्रकार हैं, जो कि हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए आश्रम व्यवस्था क्या थी। तो आश्रम व्यवस्था वैदिक कालीन सामाजिक नियोजन की एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मनुष्य के जीवन काल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था और समय के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जोर दिया गया था। यह 4 प्रकार थे। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास। उदयन मगध की प्रारंभिक राजवंश हर्यक वंश का शासक था, जिसने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अजातशत्रु का पुत्र था। इसकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी उदयन ने, और यह सोन और गंगा के संगम पर किले का निर्माण किया था। उदयन कौन है? तो हर्यक वंश का शासक है, जिसने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी और गंगा और सोन नदी के संगम पर किले का निर्माण किया था। मीमांसा प्राचीन भारतीय 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, जिसको क्या कहा जाता है? मीमांसा कहा जाता है। मतलब 6 दर्शन कौन से हैं? तो उनमें से एक है मीमांसा। इसका प्रतिपादन मुनि जैमिनी द्वारा किया गया था। मूल ग्रंथ है इसका पूर्व मीमांसा सूत्र। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ द्वारा होती है। मोक्ष की प्राप्ति यज्ञ द्वारा होती है, यह हमें मीमांसा से पता चलता है। मीमांसा दर्शन कर्म को महत्व देती है। मीमांसा दर्शन कर्म को महत्व देती है। देखिए मीमांसा 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। इसका प्रतिपादन जैमिनी द्वारा किया गया है। इसका पूर्व ग्रंथ या फिर मूल ग्रंथ है पूर्व मीमांसा। इस मोक्ष की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा की गई है, ऐसा उल्लेख हमें मीमांसा से मिलता है। और मीमांसा दर्शन जो है वो कर्तव्य और कर्म को ज्यादा महत्व देती है। भारवी गुप्तकालीन संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। भारवी क्या है? गुप्तकालीन संस्कृत की महान कवि हैं। इनके द्वारा रचित महाकाव्य किरातिर्जुनीयम 6वीं शताब्दी में रची गई थी। महाभारत के वन पर्व पर आधारित है और इसमें कितने 18 सर्ग हैं। तो भारवी कौन थी? तो ये एक गुप्तकालीन संस्कृत की महान कवि थी। इनने किरातिर्जुनीयम ग्रंथ लिखा है जिसको 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। यह महाभारत के जो वन पर्व हैं उस पर आधारित है और इसमें 18 सर्ग हैं। काकटक वंश कश्मीर के एक राजकीय वंश है। काकटक वंश कारकुटुक वंश कौन है? सो एक है ये कारकुटुक वंश। क्या है? कश्मीर का एक राजवंश है। कलहड़ की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है और दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में कारकुटक वंश की स्थापना की थी। इसके प्रसिद्ध शासक मिलते हैं हमें ललितादित्य मुक्तापीठ। देखिए कारकोटक वंश क्या है? तो कारकोट वंश जो है वह कश्मीर के राजवंशों में से एक है। इसका वर्णन हमें राजतरंगिणी से मिलता है, जो कि कलहड़ द्वारा रचित है। इसके प्रमुख शासक हैं या फिर जिन्हें स्थापना की थी वो है कौन? दुर्लभ वर्धन, क्योंकि कंकड़ जो होते, कंकड़ पत्थर बहुत दुर्लभ होते हैं, तो दुर्लभ वर्धन ने इसकी रचना की है। 627 में स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख शासक में आते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ। अब आते हैं 5 मार्कर्स। गंधार, मथुरा एवं अमरावती कला शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती जो कला शैलियां हैं उनका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। मतलब इन तीनों की तुलना करते हुए हमें इसका अध्ययन वर्णन करना है। मथुरा एवं गंधार, अमरावती तीनों ही प्राचीन भारत के महान मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? मूर्ति कला से संबंधित हैं और तीनों
प्रमुख कलाएं मानी जाती हैं। इनकी समानता ये है कि तीनों शैलियों का विकास है मौर्य उत्तर काल में हुआ है। मतलब मौर्यों के पहले इतनी मूर्तियों का विकास नहीं हुआ था, जैसे ही गुप्त काल आया या फिर मौर्य जब पतन पे था उसके बाद जो काल आया उसमें मूर्तियों का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ था। इसी समय ये तीनों कलाएं प्रचलित हुई थी, जिसमें आती है गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। तीनों का विकास कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसमें असमानताएं इस प्रकार दी गई हैं। तो पहला आता है आधार, हम मतलब किन आधार पर इनको विभाजित कर रहे हैं, गंधार, मथुरा और अमरावती शैली। पहला आता है संरक्षण किसको दिया है, तो गंधार शैली थी उसको संरक्षण दिया गया है कुषाण शासकों द्वारा। मथुरा कला को भी कुषाण शासकों ने ही संरक्षण दिया है, लेकिन जो अमरावती शाखा है या अमरावती शैली है इसको संरक्षण दिया है सातवाहन राजाओं ने। तो कुषाणों ने गंधार और मथुरा कला दोनों शैलियों को अपना संरक्षण प्रदान किया है, लेकिन जो अमरावती शैली है उसको सातवाहन राजाओं ने संरक्षण दिया है। पहला आता है प्रभाव या फिर विस्तार कहाँ पे था, तो जो गंधार शैली था उसका उत्तर पश्चिम सीमांत में था और आधुनिक जो कंधार क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता, मतलब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है वहां। मथुरा शैली तो मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में यह फैली थी, मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। अब आती है अमरावती क्षेत्र, तो ये कृष्णा गोदावरी की जो निचली घाटी है मतलब दक्षिण भारत वाला एरिया, वहां पर अमरावती शैली पाई जाती है, क्योंकि सातवाहन ने भी कहाँ शासन किया है? दक्षिण भारत में ही शासन किया है। फिर आता है बाह्य प्रभाव, मतलब बाहर ये कहाँ तक फैली है, तो मतलब आंतरिक प्रभाव पता चल गया कि इनके प्रभाव में मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा था? गंधार गंधार में थी, मथुरा मथुरा में थी और जो अमरावती है वो अमरावती रीजन में थी। लेकिन अब बाहर तक कहाँ तक पहुंची है ये, तो भारत में बाहर देखते हैं तो जो गंधार कला शैली है वो यूनान तक गई थी। यूनान या हेलिनेस्टिक मूर्तिकला व्यापक प्रभाव पड़ा है। यूनान और हेलेनिस्टिक कला का व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह शैली और जो मथुरा कला शैली है यह स्वदेशी प्रभाव लिए हुए है और यहाँ बाह्य प्रभाव नादाद है, मतलब नगण्य देखा जाता है। बाहर का प्रभाव मथुरा कला पर नहीं पड़ा है, लेकिन जो गांधार की शैली है वो आप खुद ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैली हुई है, तो वहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यूनान और जो हेलेनिस्टिक मूर्तिकला है इसका व्यापक प्रभाव हमें मिलता है गांधार कला में। और जो अमरावती शैली थी यह भी स्वदेशी विकसित, मतलब पूरी स्वदेशी थी। मथुरा के शैली और जो अमरावती शैली है ये दोनों ही पूर्णतः स्वदेशी शैली मानी जाती हैं। अब आता है धार्मिक संबद्धता। जो गांधार कला शैली थी इसमें ग्रीकों, रोमन और देवताओं के मंदिरों से प्रभावित प्रमुख रूप से बुद्ध चित्र बनाए हैं। गांधार शैली में क्या बने हैं? प्रमुख बुद्ध कला से संबंधित हैं और बुद्ध भगवान के चित्र बनाए गए हैं और इन पर ग्रीक और रोमन देवताओं का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जो मथुरा कला शैली है उस समय तीनों धर्म मतलब यानी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का प्रभाव हमें मथुरा कला शैली में मिलता है। और जो अमरावती शैली थी उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो अमरावती शैली में क्या है? बुद्ध कला का प्रभाव है और गांधार में भी है, लेकिन गांधार में क्या है? यूनान और जो ग्रीक थे उनके देवताओं का भी हमें प्रभाव मिलता है। और जो मथुरा कला शैली थी उस समय के हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों का प्रभाव हमें मथुरा कला शैली में मिलता है। अब आते हैं प्रयुक्त सामग्री। तो जो गांधार कला शैली थी वो नीले, धूसर, बलुआ पत्थर से अपनी चित्रकारी करती थी, मूर्तियां बनाती थी। मथुरा कला शैली चित्रदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करती, जो चित्रदार लाल पत्थर होता है उसका प्रयोग कौन करते थे? मथुरा कला शैली की करती थी। लेकिन सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया है हमारे अमरावती में। अमरावती कैसे करती थी? अमर है क्योंकि वो ये सफेद संगमरमर से बना है, तो सफेद है। अमरावती की कला शैली में हमें सफेद संगमरमर देखने को मिलता है। चित्तेदार कहाँ पे मिलते हैं? तो जो हम मथुरा के पेड़े बहुत फेमस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? जब बिल्कुल चित्र चित्र हो जाते हैं। तो चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर से हमें कहाँ मिलता है? तो मथुरा कला शैली देखने को मिलती है। फिर आते हैं गांधार शैली। तो इसमें नीले धूसर जो बलुआ पत्थर है उसका प्रभाव हमें कहाँ मिलता है? गांधार शैली मिलता है। अब आते हैं इसकी बुद्ध मूर्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो गांधार शैली है इसमें लहराते घुंघराले बाल, आध्यात्मिक और योगी मुद्रा बताई गई है भगवान बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध कला तीनों में फेमस है ना। अमरावती शैली में भी बुद्ध भगवान है, मथुरा शैली में भी बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और गांधार में भी बनाई गई है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस तो तीनों में है। तो जो गांधार शैली थी तो वहां पे क्या गांधार घुंघराले है ना, तो घुंघराले काले लहराते बाल हैं और आध्यात्मिक मुद्रा में, योगी मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे दिखते हैं हमेशा। अब आते हैं मथुरा में जो जाता है उसका चेहरा बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है, तो उनका चेहरा प्रसन्न मुद्रा में मिलता है और एकदम प्रसन्न
मिलते हैं और पद्मासन मुद्रा में ये देखने को मिलते हैं। पद्मासन में बैठे हैं और प्रसन्न चित्त चेहरा हमें देखने को मिलता है मथुरा कला में। फिर आती है अमरावती कला। मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन एवं जाता कलाओं का वर्णन करती हैं। जो अमरावती है, अमरावती मतलब अमर हो गई, तो क्या अमर हो गए हैं, तो जो भगवान की जीवन है वो और जातक कथाएं, जो भगवान बुद्ध की कथाएं हैं वो हमेशा अमर रहती हैं। तो उनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, अमरावती में मिलता है। चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, संरक्षण पहला तो गंधार और मथुरा को दिया है कुषाणों ने, और जो अमरावती है उनको दिया है सातवाहनों ने। प्रभाव तो जो गांधार कला है वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में है और हमें थोड़ी सी कहाँ मिलती है, कांधार क्षेत्र में मिलती है, मतलब पूरा कांधार क्षेत्र, अफगान पाकिस्तान वाला रीजन वर्तमान में। मथुरा वाली जो शैली है, मथुरा कला शैली मथुरा में फैली थी। अमरावती वाली शैली कृष्ण गोदावरी के निचले क्षेत्र में फैली थी, मतलब दक्षिण भारत में। अब आता है बाह्य प्रभाव। तो जो गंधार वाली है तो उस पर तो भैया बाहर का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब एक ऐसे रीजन में है जहां से बाहर के लोग भारत में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रीक, यूनान, इन लोगों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जो मथुरा कला शैली है वो पूर्णतः स्वदेशी है और अमरावती जो शैली है वो भी पूर्णतः स्वदेशी है। फिर आती है धार्मिक संबद्धता। तो जो गांधार है उस पर दूसरी कलाओं का इतना प्रभाव पड़ा है तो उनके देवताओं का ही प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रीक और जो यूनान और जो रोमन देवता मंदिर हैं उनके मंदिरों का प्रभाव पड़ा है और देवताओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जो मथुरा कला शैली थी वो एक धर्म सहिष्णु थी, तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से प्रभावित थी मथुरा कला शैली। लेकिन जो अमरावती शैली थी वो भगवान बुद्ध के धर्म से प्रभावित थी। अब आती है प्रयुक्त शैली, मतलब सामग्री क्या क्या प्रयुक्त करते थे। तो जो गांधार कला शैली के थे वो क्या करते थे, नीले, धूसर और बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। और जो मथुरा है वो क्या होता है, उनके जो मेपे हो जाते हैं वो चित्रे हो जाते हैं, तो चित्रेदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मथुरा कला शैली में किया है। फिर आते हैं सफेद। तो अमरावती जो है उन्हें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है। अब आती हैं इनकी विशेषताएं। तो जो गांधार कला शैली है उनने जो बौद्ध भगवान की मूर्तियां बनाई हैं वो घुंघराले, काले काले बाल और योगी मुद्रा में बनाई हैं। और जो मथुरा कला शैली है उनने बनाई है बिल्कुल एकदम प्रसन्न चित्र चेहरा बनाया है और पद्मासन आसन मुद्रा बनाई है। और जो अमरावती शैली है उनने जातक कथाएं और बौद्ध भगवान के जो जीवन से रिलेटेड कथन है उनके ऊपर जो प्रतिमाएं हैं वो किसने बनाई है, अमरावती ने बनाई है। इसके साथ हमारा होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वर्तमान में हड़प्पाई परंपराएं पाई जाती हैं, चर्चा कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भी वर्तमान में हड़प्पा की जो परंपराएं हैं वो चर्चा में रहती हैं, और मतलब क्यों रहती हैं, फिर हैं भी या नहीं है, तो उस पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में बनी यह हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व में दिखाई पड़ता है। हड़प्पा का पतन एक रहस्यमय घटना है। हड़प्पा के पतन के पीछे समय समय पर इतिहासकारों ने अनेक कारण जैसे आर्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना तथा प्रलयकाली बाढ़ आदि का उत्तरदायी माना गया। हड़प्पा परंपराएं जो आज भी जारी हैं। धार्मिक परंपरा में हड़प्पा समाज में विद्यमान जो पशुपति या शिव थे या मातृ देवी की पूजा है वो वर्तमान में भी होती है। प्रकृति पूजा, पवित्र स्थल, नदियाँ, पौधे एवं पशुओं की पूजा आज भी भारतीय संस्कृति में मानी जाती है या की जाती है। कर्मकांड, सामूहिक स्नान एवं आवधिक स्नान जैसी अवधारणाएं आज भी विद्यमान हैं। शिल्प परंपरा, मिट्टी के बर्तन, औजार बनाने की परंपरा, लोगों में शिल्प कौशल की परंपरा भारत में वर्तमान अभी भी बरकरार है। फिर आती है आर्थिक परंपरा, नाप तौल की जो मुद्रा पद्धति है वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता की परंपराओं से देखने को मिलता है। तो देखिए हड़प्पा की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो वर्तमान में आज भी हैं। तो पहली आती है धार्मिक परंपरा। तो धार्मिक परंपरा में वो पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे, तो वर्तमान में हम पशुपति की और मातृ देवी की पूजा अभी भी करते हैं। प्रकृति पूजक थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो वर्तमान में हम पवित्र स्थल, नदियां, पेड़ पौधे, पशुओं की पूजा आज भी भारतीय संस्कृति में माना जाता है। कर्मकांड मतलब उनके यहाँ पर सामूहिक स्नान, आवधिक स्नान जैसी परंपराएं विद्यमान थी, जो कि वर्तमान में आज भी हम सामूहिक स्नान, आवधिक स्नान जैसी अवधारणाएं आज भी मानते हैं।
शिल्प परंपरा, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो हम भी बनाते हैं। औजार बनाने की परंपरा उनके यहाँ पे थी तो हम भी औजार बनाते हैं। लोगों में शिल्प कौशल परंपरा जो है वर्तमान में वो कहाँ से आई है? हड़प्पा सभ्यता से आई है, वर्तमान में अभी बरकरार है। आर्थिक परंपरा जो कि नाप तोल और मुद्रा प्रणाली जो थी वो भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है और वो भी आज भी वर्तमान में बरकरार है। इसी प्रकार इन वस्तु जैसे कृषि उपकरण, बैलगाड़ी, मूर्तिकला, सौंदर्य प्रसाधन और वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण योजना, सड़क निर्माण की जो ग्रिड प्रणाली है, जल मल निकास प्रणाली आदि सभी हड़प्पा सभ्यता का ही एक परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। तो ये सारी परंपराएं कहाँ से हैं? हड़प्पा से हैं, जिसका हमें अभी वर्तमान की सभ्यता में परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। मौर्यकालीन का भारतीय इतिहास में महत्व प्रदर्शित कीजिए। तो मौर्यकाल का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है वो हमें प्रदर्शित करना है कि मौर्यकाल का महत्व हमें बताना है। मौर्यकाल जितनी नवीन चंद्रगुप्त, जिसकी नींव चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के सिद्धांतों के आधार पर रखी थी, जिसको बिंदुसार के बनाया रखा, अशोक द्वारा इतिहास में सदा इसके लिए अमर कर दिया। भारतीय इतिहास में इसका महत्व निम्न रूप से समझा जा सकता है। तो मौर्यकाल जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी कौटिल्य के सिद्धांतों के आधार पर, जिनको बिंदुसार ने बनाए रखा और अशोक के द्वारा इसके इतिहास को सदा के लिए अमर कर दिया गया। भारतीय इतिहास में इसका महत्व निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। युग का प्रारंभ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रथम अखिल भारतीय समाज यह साम्राज्य, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि पूरा भारत राजनीतिक रूप से एकजुट हो गया था। इतिहास लेखन का आधार, इसके अलावा एक अवधि में इतिहास लेखन कालक्रम और स्रोतों में सटीकता के कारण स्पष्ट हो गए थे। सांस्कृतिक सद्भावना या सद्भाव के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया था। यह समृद्ध एवं सांस्कृतिक आधार निर्मित हुआ था। कलात्मक विरासत का प्रारंभिक बिंदु, कलात्मक विरासत की प्रारंभिक बिंदु, दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण, जैसे ढक्कन क्षेत्र जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में राज का गठन हुआ था। विदेशी नीतियों का सूत्रपात हुआ था, जैसे कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित वर्तमान भारतीय विदेशी नीति इस युग में भी अपनाई जाती हैं। कल्याणकारी राज्य नीति अवधारणा इस युग में भी पाई जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं मौर्यकाल की विशेषताएं। मौर्यकाल की विशेषता जो कि वर्तमान में भी जानी जाती है, महत्वपूर्ण है। पहली बात तो नए युग का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। दूसरा, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि पूरा भारत एक राजनीतिक रूप से एकजुट हो गया था। दूसरा, इतिहास लेखन का आधार बन गया था, क्योंकि इसके पहले हमें ज़्यादा अच्छे से कालक्रम में सटीकता देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ इस समय के बाद लेखन क्रम में स्रोतों में सटीकता स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक सद्भावना, इसके लिए ठोस आधार तैयार हो गए थे और एक समृद्ध सांस्कृतिक आधार निर्मित हो गया था। कला विरासत का प्रारंभिक बिंदु होता, दूरस्थ क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया था, जैसे दक्कन के क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्रों का राज्य में गठन हो गया था। विदेशी नीति का सूत्रपात हुआ था, जैसे कि कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित वर्तमान में भी भारतीय विदेशी नीति इस युग में भी अपनाई जाती है। कल्याणकारी राज्य नीति अवधारणा इस युग में भी पाई जाती है। अब आता है 11 या फिर 15 मार्कर क्वेश्चंस। संगमकालीन विभिन्न राजवंशों की चर्चा करते हुए इस काल की राजनीतिक व्यवस्था को लिखिए। मतलब संगमकालीन जो विभिन्न राजवंश थे उनकी चर्चा करते हुए इस काल की राजनीतिक व्यवस्था को लिखिए। संगम साहित्यों की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इस कालखंड में संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल दक्षिण भारत में 3 राजवंशों का एक प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो हमें संगम काल में कितने मिलते हैं? 3 प्रमुख राजवंश देखने को मिलते हैं। पहला आता है चोल वंश। संगम काल में आंध्र प्रदेश एवं बेल्लार नदी के आसपास जो क्षेत्र था वो चोल वंश के शासन था। इनकी राजधानी कावेरीपट्टनम थी। संगमकालीन चोल वंश में सबसे प्रथम शासन करिकाल का था। किसका था सबसे पहले शासन? करिकाल का था। 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। इसके पास नौसेना थी, जिसने अपने वेणी का युद्ध जीता था और व्यापार किया था। इसने क्या किया था? वेणी का युद्ध जीता था और व्यापार किया था। शिल्पादिकारम और पट्टानी पल्ले
में करिकाल की चर्चा मिलती है। तो जो शिल्पयादिकारम ग्रंथ है और पट्टानीद पाले, उसमें भी हमें करिकाल की चर्चा मिलती है। तो पहले आता है चोल वंश। यह संगम वंश का सबसे प्रमुख शासन था, मतलब साम्राज्य वंश माना जाता है। इसका शासन आंध्र प्रदेश और जो बेल्लार नदी है इसके आसपास चोल वंश पाए जाते थे। इनकी राजधानी क्या थी? कावेरी पट्टनम थी। इनका प्रमुख शासक या प्रसिद्ध शासक जो था वो करिकाल था। इसने यह 190 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठा था। इसके पास खुद की नौसेना थी और वेणी का युद्ध भी इसने जीता था और व्यापार भी किया था। शैलीपाक आदिकरम, शैल्प आदि यादिकरम और जो पट्टानी पल्ली जो है उसमें करिकाल का वर्णन मिलता है। तो देखो, शैल आदि कर्म, शैल कर दिया था इसने आधे से ज्यादा कर्म, तो जिसके कोई पल्ले नहीं पड़ते थे, तो शैल आदि कर्म और पट्टे नहीं पल्ले नहीं पड़ते थे, तो वो करिकाल की ही इसकी रचनाएं हमें मतलब चर्चा मिलती है, करिकाल की मिलती है। जिसको करिकाल ने क्या किया था? आधे से कर्म बेच दिए थे। क्या है? शैलपादी कर्म, मतलब सेल मतलब कर दिए, सेल कर दिए थे, शैल आदि कर्म। और पट्टेनी पल्ले ग्रंथ में हमें करिकाल की रचना मिलती है, मतलब रचना नहीं मिलती, चर्चा मिलती है। अब आता है पांड्य वंश। तमिलनाडु एवं कावेरी के क्षेत्र में पांड्य वंश का शासन था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी और नेडुजेनियन प्रसिद्ध पांड्य था। नेडुजेनियन क्या था? एक प्रसिद्ध पांड्य था। पांड्य वंश कहाँ पे पाए जाते हैं? तमिलनाडु एवं कावेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका सबसे पहले उल्लेख हमें मेगास्थनीज में मिलता है। इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी। और इनका जो प्रमुख शासक था उनका नाम क्या था? नेडुजेलियन। नेक्स्ट आता है हमारा चेर। ये है शेर, चेर से होते हैं शेर। एक केरल क्षेत्र में पाए जाते थे। चेरों की राजधानी बज्जी और बज्जीपुरम थी। इन्हें क्रूर नाम से भी जाना जाता था। क्रूर, क्योंकि शेर कैसा होता है? बिल्कुल एकदम क्रूर होता है, तो क्रूर नाम से भी इनको जाना जाता है। चेल वंश का प्रसिद्ध शासक था सेनगुट्टवन था, जिसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था। चेरों की राजधानी कुरूर या फिर बज्जी थी और बड़ी संख्या में रोमन सिक्के एवं रोमन सुराहियां प्राप्त हुई हैं हमें चेरों से। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। चेर कहाँ पे थे? केरल में थे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्रूर, क्रूर भी इनको कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध शासक कौन थे? सेनगुट्टवन थे और लाल चेर इनको कहा जाता है। और सेनगुट्टवन थे जिनने पत्नी पूजा प्रारंभ कर दी, मतलब पत्नी पूजा किसने प्रारंभ की थी? सेनगुट्टवन ने की थी। इनकी राजधानी क्रूर से बड़ी संख्या में हम रोमन सिक्के और रोमन सुराही प्राप्त हुई हैं। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं एक बार इनको। पहले आते हैं चोर। ये भाग गए चोर, चोर से याद रख लो चोर। तो कब आते हैं? अंधेरे में आते हैं और सब कुछ लूट ले जाते हैं, बैल वैल सब। तो आंध्र प्रदेश और वेल्लार नदी के आसपास पाए जाते हैं। और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? कावेरी पट्टनम थी। सब लोग वरी रहते हैं, हमेशा चोर से कैसे रहते हैं? वरी। और इनके जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? करिकाल, जिसने क्या किया था? सेल आदि कर्म और पट्टीनेल पल्ले में इनकी हमें जानकारी मिलती है। इनके पास खुद की नौसेना थी और इसने वेणी का व्यापार, मतलब वेणी का युद्ध जीता था और वहाँ पे व्यापार किया था। फिर आते हैं पांड्य। ये हमारे मदुरई वाले क्षेत्र में रहते हैं, तमिलनाडु कावेरी वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इनका उल्लेख हमें मेगास्थनीज में मिलता है और इनकी राजधानी थी मदुरई। और नेडुजेलियन जो प्रसिद्ध पांड्य थे वो भी पांड्यों के प्रसिद्ध शासक थे। फिर आते हैं चेर। इन्हें केरल वाले क्षेत्र पर शासन किया है। इनकी कैपिटल थी बज्जी और बज्जीपुरम। इनको कुरूर नाम से जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध शासक था वो था सेनगुट्टवन, जिसको लालचेल कहा जाता था। इनकी राजधानी जो कुरूर या बज्जी है, यहाँ से हमें बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के और जो रोमन सुराही हैं वो प्राप्त हुई हैं। अब आता है संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है राजा। संगम काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मतलब राजा का तंत्र था या शासन था। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। समस्त शक्तियां राज्य में ही निहित होती थी, मतलब जो पूरी शक्तियां थी वो राज्य में निहित होती थी। अपने जीवन काल में ही राजा युवराज की नियुक्ति कर देता था और संतान के, मतलब राजा के निसंतान मरने पर मंत्री तथा प्रजा द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। यदि राजा को संतान नहीं है तो जो प्रजा या फिर जो मंत्री थे वो राजा का चुनाव करती थी। राजाभिषेक का प्रचलन नहीं था, मतलब
कोई राजाभिषेक नहीं था, राजकुमार या फिर जो युवराज था वो राजा बन जाता था। लेकिन राजा के सिंहासन रूढ़ होने के समय उत्सव का आयोजन किया जाता है, मतलब कोई ऐसा राजाभिषेक नहीं किया जाता था, लेकिन जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। फिर आता है मंत्री परिषद। राजा अपने परामर्शों की सहायता से शासन कार्य का संचालन करता था। मुख्य पारदर्शिता थी और पुरोहित, वैश्य और ज्योतिष एवं मंत्रीगण इसमें होते थे। देखिए मंत्री परिषद में क्या था कि इसकी राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो कि शासन का कार्य का संचालन करती थी। मुख्य परामर्शदाता थे पुरोहित, वैश्य, ज्योतिष और मंत्रीगण। मंत्रियों से परामर्श लेता था, ज्योतिष से लेता था, वैश्य मतलब व्यापारियों से, और जो पुरोहित थे उनसे भी ये सलाह लेता था। फिर आती है न्याय प्रशासन। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, मतलब जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि हर जगह जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है वो कौन होता है? राजा होता है। राजा का न्यायालय को मनन कहा जाता था। मनन कहा जाता था किनको? राजा की न्यायालय को। अब आता है स्थानीय प्रशासन। इस काल में स्थानीय शासन को भी महत्व दिया गया था। आगे चलकर चोल काल में भी यह विकास देखने को मिलता है। जो स्थानीय शासन है वो हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले यहाँ पर महत्व देखने को मिलता है संगम काल में, और जो सबसे पहले आगे चलकर कहाँ पे आता है? चोल काल में हमें विकास दिखाई पड़ता है स्थानीय शासन का। इस प्रकार संगम काल दक्षिण भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रारंभिक काल था, जिसमें राज्य के अंतर्गत सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। चलिए हम संगम शासन के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो देख लेते हैं। पहली बात तो राजा क्या था? राजतंत्र पूरे मतलब राजा क्या था? प्रमुख था और राजतंत्र स्थापित था। राजा प्रमुख होता था प्रशासन का और सारी शक्तियां राज्य में निहित होती थी। अपने जीवन काल में ही वह युवराज की नियुक्ति कर देता था, और यदि राजा जो निसंतान होता था तो मंत्री या फिर जो प्रजा थी वो एक राजा का चुनाव करती थी और राजा का सिंहासन में बिठा देती थी। कोई राजाभिषेक नहीं होता था, लेकिन हाँ जिस दिन राजा सिंहासन पर बैठता था उस दिन बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता था। उनके लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो कि परामर्श के लिए हुआ करती थी, और सारे शासन का कार्य का संचालन भी कौन करती थी? मंत्री परिषद करती थी। इनके लिए मुख्य रूप से परामर्श देते थे। परामर्शदाता होते थे पुरोहित, मतलब जो धर्म से रिलेटेड थे, वैश्य मतलब व्यापार से रिलेटेड थे, ज्योतिष और मतलब जो ज्योतिष वगैरह जानते थे, और मंत्रीगण यह उनको परामर्श देते थे। फिर आती है न्याय प्रशासन। सबसे बड़ा जो न्याय होता था, सबसे महान न्याय प्रणाली किसकी थी? इन्हीं की थी, और सबसे बड़ा न्यायाधीश जो था वो राजा होता था। राजा के न्यायालय को मंत्रम कहा जाता था, मनम कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन, इसी काल में स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया गया है, और आगे चलकर ये है चोल काल में भी विकास देखने को मिलता है। इस प्रकार संगम काल दक्षिण भारत राज्य व्यवस्था का प्रारंभिक काल था। इस राज्य के अंतर्गत सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। इसके साथ हमारा आज का टेस्ट होता है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच गाइस।